हेलो गाइस बच्चों, हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था संसाधन एवं विकास। तो आगे जाने से पहले हम अपना प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने देखा था कि संसाधन क्या होते हैं। संसाधन होते हैं जो भी हमारे पर्यावरण में हमारे आसपास चीज़ें वस्तुएं मौजूद है, जब इंसान उनको तकनीक की मदद से अपने काम लायक बना लेता है तो वो उसके लिए क्या बन जाते हैं, संसाधन बन जाते हैं। ये हमने एक फ्लो डायग्राम देखा था कि मानव किस तरह से आपस में संबंधित है। ये सारी चीज़ें प्रकृति से भी संबंधित है। मानव ही क्या करता है, संस्थाओं का निर्माण करता है, और मानव ही क्या करता है, तकनीक यानी कि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करता है। इन तीनों के बीच का जो अंतर संबंध है वो किससे है, मानव से है। ठीक है बच्चे। फिर हमने देखा था कि संसाधन कितने प्रकार के हैं, हम इन्हें कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, किस तरह से हम इनका विभाजन कर सकते हैं। तो बच्चे, संसाधन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक से मतलब है जो हमें अपने आसपास भगवान से या प्रकृति से मिले हैं, जिनमें मनुष्य ने अपना कोई रोल नहीं निभाया है। ठीक है। और मानवीय में क्या है, मानवीय मतलब मनुष्य ने उसको अपने को किसी भी संसाधन को अपने हिसाब से बनाया है या उसका इस्तेमाल किया है, उसकी गुणवत्ता बढ़ाई है, तो उसे क्या कर रखेंगे, हम मानवीय में रखेंगे। प्रकृति में क्या होगा, नवीकरण और अनवीकरण। नवीकरण का मतलब जो जब तक पृथ्वी है तब तक बनते रहेंगे। नवीकरण का क्या मतलब है, जब तक पृथ्वी है तब तक बनते रहेंगे। जैसे कि जब तक पृथ्वी है तब तक हवा चलती रहेगी, जल मिलता रहेगा, और बाकी जो जीवन के लिए सूर्य का होना है वो होता रहेगा, एनर्जी मिलती रहेगी। तो इससे क्या मतलब हुआ, नवीकरण का मतलब हुआ जो चीज़ें बार बार बन सकती हैं। ठीक है, बार बार जिन्हें हम बनाया जा सकता है उन्हें हम बोलते हैं क्या, नवीकरण। उसके एग्जाम्पल देख लो, हवा यानी पवन हो गया, जल हो गया, सतत में आते हैं ये। और जैव में क्या आते हैं, जो जीवित कैटेगरी में माने जाते हैं, जीवित, उनको क्या बोलते हैं हम, वनस्पति हो गया और वन्य जीव हो गए। वन्य जीव में जैसे हो गया क्या नाम है आपका, कुत्ता, भेड़, बकरी, है ना, वन्य जीव ही तो है ये। हाथी, घोड़े, कंगारू, ये सब क्या है, वन्य जीव है। और बच्चे, अनवीकरण की हमने विभाजन देखी थी पुनः चक्रीय और अचक्रीय में। पुनः चक्रीय का मतलब क्या होता है कि हम किसी को भी हम किसी भी वस्तु का रिसाइकिल कर सके, उसका दोबारा इस्तेमाल कर सके। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, जितना भी हमारा कूड़ा कचरा होता है मेटल वाला, जैसे लोहे का सामान हो गया जो खराब हो जाता है और हमको कबाड़ी वाले को दे देते हैं, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे लैपटॉप खराब हो गया, या फ़ोन खराब हो गए, या हेडफोन खराब हो गए, ये सब हम कहाँ दे देते हैं ना, वापस। तो ये वापस वो क्या क्या करते हैं, जब ये वापस चला जाता है सामान, तो इसमें जो टेक्निकल इशू होते हैं उनको क्या करते हैं, ठीक करके दोबारा से मार्केट में भेज देते हैं, ताकि इनका क्या किया जा सके, रीयूज़ किया जा सके। अब जैसे लोहा, एल्यूमिनियम है, लोहा है, सोना है, चांदी है, आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। जैसे सोने के गहने होते हैं बच्चे, या चांदी के गहने होते हैं, ये दोनों क्या है, धातु ही तो है। मान लो कोई नया डिज़ाइन का सामान आ गया है, कोई नया डिज़ाइन आ गया ज्वेलरी में, तो हम क्या करेंगे, पुराने वाले सोने की ज्वेलरी को ले जाके सुनार को बोलेंगे भाई इसको ना नए डिज़ाइन में बदल दे, तो वो उसको क्या करेगा, पुराने सोने को पिघलाएगा और उससे नया डिज़ाइन का सामान तैयार करके आपको दे देगा। तो बच्चे, ये पुराने से जो नया बनना हुआ ना, इसको बोलते हैं पुनः चक्रीय। ठीक है, समझ में आ गया ना। और अचक्रीय क्या होता है, जो एक बार खत्म हो जाएगा, यूज हो जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगा, उसको आप दोबारा नहीं बना सकते। इसका एग्जाम्पल है जैसे गाड़ियों में पेट्रोल का इस्तेमाल हो जाना। एक बार जो इस गाड़ी में पेट्रोल इस्तेमाल हो गया तो क्या आप उसे दोबारा बना सकते हो, नहीं, वो खत्म तो खत्म। ठीक है बच्चे। और मानवीय में हमने देखा है क्या, संरचनाएं एवं संस्थाएं होती हैं और मात्रा एवं गुणवत्ता होती है। ये दोनों क्या है, मानवीय की।
प्रकार हैं। इसमें क्या होगा, संरचनाएं एवं संस्थाएं। इससे क्या समझते हो कि इंसान क्या अपनी जरूरत के हिसाब से ही किसी चीज को बना लेगा, और उसकी मात्रा या गुणवत्ता में अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लेगा, उसमें बदलाव कर लेगा। अब हमने देखे थे, मैंने सारे आपको बता दिए हैं। इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चे हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन भी पढ़ लिया था। ये किससे संबंधित था बच्चे, ये था वातावरण से संबंधित, कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास की प्रक्रिया को कंटिन्यू करना, और इससे क्या हो, जो हमारी भविष्य में जो पीढ़ियां आए उनको भी वो सारी चीजें मिले जो हमें आज मिलती हैं। इस चीज के ऊपर ये रियो डी जेनेरियो में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, सतत पोषणीय विकास के ऊपर एक सम्मेलन हुआ था, जो कब हुआ था, 1992 में हुआ था। और इसमें कौन थे, 100 से अधिक देश मिलके ब्राजील शहर में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। बच्चे समझ में आ गया इतना। फिर बच्चे हमने क्या देखा था, आज हम जो पढ़ेंगे, हमने फिर इसमें देखा था एजेंडा 21, पर जो आज हम पढ़ेंगे वो संसाधन नियोजन पढ़ेंगे, कि हम किस तरह से अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करें। ठीक है, यहाँ से आज हम पढ़ना शुरू करेंगे, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। एजेंडा 21 क्या पढ़ा था बच्चे हमने, इसमें यह घोषणा की गई थी कि 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में यूएनसीडी के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया कि भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। ठीक है बच्चे, वही बात है कि एनवायरनमेंट को आपको सही रखना है, और इसके लिए क्या किया गया था, पूरी एक कार्यसूची तैयार की गई थी, मतलब लिस्ट तैयार की गई थी इसके उद्देश्यों की, कि आपको ये चीजें करनी है जिससे आपका एनवायरनमेंट जो है वो सही से रहे और गरीबी तथा रोगों से निपटान करने में उसकी मदद ले सके हम। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करेगा। उसमें आपको अपने लक्ष्य निर्धारित करने हैं, लिस्ट बनानी है और उनको पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए पूरा करना है। बच्चे आज हम पढ़ेंगे क्या, संसाधन नियोजन। आज से हमारा टॉपिक, अब से हमारा टॉपिक ये शुरू होता है आज का। तो हमने क्या देखा था बच्चे, संसाधनों के विवेक पूर्ण उपयोग के लिए नियोजन सर्वमान्य रणनीति। इसीलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, और यह और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे पता है इस लाइन का क्या मतलब हुआ, कि अपने देश में ना, भारत में बहुत कैटेगरी के खनिज मिलते हैं, बहुत प्रकार के संसाधन मिलते हैं। इससे क्या समझोगे आप, कि अपने देश में देखो वन भी है, अपने देश में देखो नदियां भी हैं, अपने देश में देखो पहाड़ भी हैं, अपने देश में पठार भी हैं। ठीक है ना, छोटी क्लासेस में आपने ये सारी बातें पढ़ी हुई हैं, है ना, ये सारी चीजें हैं ना अपने देश में, पहाड़ है, पठार है, झीलें हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, जंगल हैं, और जंगलों में भी अलग अलग प्रकार के जंगल हैं। कोई घने जंगल है, कोई छोटे जंगल है ना, कोई मैंग्रोव जंगल है, कोई उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। तो बच्चे हमने भिन्न भिन्न प्रकार के वन भी देखे अपने देश में। तो इसका क्या फायदा हुआ, इसी को ही बोला है कि विविधता है, भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे पास क्या है, संसाधन है। हमने अभी पीछे पढ़ा ना कि संसाधनों की कैटेगरी क्या है, तो हमारे देश में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ ऐसे प्रदेश भी है जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे संसाधनों की कमी है। ऐसे में देखो क्या है, अब मान लो किसी जगह पे क्या हुआ, किसी एक स्टोरी से समझाती हूँ आपको। पुराने टाइम में क्या हुआ कि ना, ज्वालामुखी ज्यादा फटते थे। जब पृथ्वी का तापमान हद से ज्यादा गर्म रहता था, जब जीवन नहीं था, तब क्या था, ज्वालामुखी फटते थे। तो उन ज्वालामुखी फटने की वजह से क्या होता था, जो भी छोटे मोटे पेड़ पौधे उगते थे, जो भी जानवर बनते थे, वो उस ज्वालामुखी की आग में दब के मर जाते थे। तो उनके मर जाने से क्या होता था, वो वहीं पे फिक्स हो जाते थे और उनमें सड़ने गलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। जैसे ही उनमें सड़ने गलने की प्रक्रिया शुरू होती थी, धीरे धीरे करोड़ों हजारों सालों के बाद क्या हुआ, वो जीवाश्म में बदल गए। अब जो हम बॉम्बे हाई के पास
बॉम्बे हाई क्या है बच्चे, भारत का पेट्रोलियम का क्षेत्र है। यहाँ से हम क्या है, 2 जगह से ज़्यादा हम पेट्रोलियम निकालते हैं। एक तो ये बॉम्बे हाई है, यहाँ पे बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई है ना। यहाँ से हम क्या करते हैं, पेट्रोल निकालते हैं। और क्या है, असम में डिगबोई, वहां से गुवाहाटी के पास, वहां से भी हम क्या करते हैं, पेट्रोल निकालते हैं। तो ये बच्चे जो पेट्रोल बनता है ना, ये डीजल पेट्रोल जो बनता है, ये जीवाश्म, जमीन के नीचे जीवों के दब जाने से, समझ रहे हो मेरी बात, जमीन के नीचे जीवों के दब जाने से, जीवों में आप एनिमल्स को रखेंगे ज्यादातर, पेड़ पौधे दबेंगे तो उससे क्या बनेगा, कोयला बनेगा या और अलग प्रकार के खनिज बनेंगे। पर जैसे जीव जंतु दबेंगे ना धरती के नीचे, तो उससे बनेगा क्या, जीवाश्म ईंधन, जैसे कि पेट्रोल डीजल, ऐसी चीजें बनेंगी। तो ये जो बॉम्बे हाईवे है ना बच्चे, अब देखो यहाँ पे क्या है, पेट्रोल की प्रचुरता है, यहाँ से हम क्या करते हैं, पेट्रोल निकालते हैं। पर देखो सिर्फ इसी क्षेत्र में ही तो है ना, अब बाकी क्षेत्रों में तो इस चीज का अभाव है, पूरे भारत देश में तो नहीं पेट्रोल निकलता। बात समझ रहे हो, यही वो बात कह रहे हैं कि अगर मान लो एक जगह पे किसी चीज की अधिक अमाउंट है पर दूसरे में कमी है, तो इसका बैलेंस करने को ही क्या बोलते हैं, नियोजन। इस यहाँ से निकाले हुए तेल को ही पूरे देश में वितरित कर देना ही क्या है, नियोजन। समझ में आ गई बात। अब देखो क्या कहता है ये, दूसरी जगह संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है, मतलब उनके पास हर तरह के संसाधन है। और कुछ ऐसे भी प्रदेश है जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है, भाई वहाँ पे जो जरूरतमंद है वो भी नहीं है। जैसे कि उदाहरणार्थ झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयलों के प्रचुर भंडार हैं। खनिजों और कोयलों के प्रचुर भंडार है, कहाँ पे बच्चे, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पे क्या है, जल संसाधन अच्छे पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की कमी है, परंतु वहां पे क्या है, मूल विकास नहीं हुआ। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा के बहुयात हैं, लेकिन वहां पे जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है, यहाँ सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल आधारभूत और इन सारी चीजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। ये मैंने आपको एक मोटे तौर पे पेट्रोल वाले एग्जाम्पल से समझा दिया था। भाई जहाँ पे जिस चीज की ज्यादा हो वहां से लेके कम स्थान वालों तक भेज देना ही क्या है, किसी चीज का नियोजन है। अब हम देखते हैं हमारे देश में संसाधन नियोजन कैसे किया जाता है। संसाधन नियोजन क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें निम्नलिखित सोपान है। क्या क्या है, पहला जो है वो कहता है देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान कर उनकी लिस्ट बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों की गुणवत्ता एवं मात्रात्मक यानी कि अमाउंट, कितनी मात्रा में प्रेजेंट है उसका अनुमान लगाना व मापन करना। पहले तो आपको यही काम करना है कि क्या काम करना है बच्चे, पहले आपको कि जो यहाँ पे हम एक साइड में कॉलम ले लेते हैं, आपको जो फर्स्ट काम करना है ना संसाधन नियोजन के लिए, वो क्या करना है कि आपको एक लिस्ट बनानी है। आपको एक लिस्ट बनानी है कि कौन से क्षेत्र में कौन सा खनिज है, ठीक है, कौन से क्षेत्र में कौन सा खनिज है, कितनी अमाउंट में है, कौन सा खनिज है कितनी अमाउंट में है, और उसकी गुणवत्ता कैसी है। आपको ये देखना है कौन सा है, कौन सा खनिज है, कितनी मात्रा में है यानी कि कितना है, और उसकी गुणवत्ता कैसी है। आपको ये तीनों चीजों की क्या करनी है, लिस्ट बनानी है। सबसे पहला काम आपका ये होगा, ठीक है। दूसरा काम आपका क्या होगा, आप संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन का ढांचा तैयार करेंगे। फिर बच्चे जब आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा हमारे पास खनिज उपलब्ध है, कितना अमाउंट में और क्या उसकी गुणवत्ता है, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, विकास योजनाएं लगाएंगे, ठीक है। विकास योजनाओं से क्या अभिप्राय हुआ, भाई अब आपने जो ये खोज लिया है, अब इसको जमीन से निकालना, समझ रहे हो ना बात को, अब इसको आपको जमीन से निकालना भी है। उसके लिए आपको मैन पावर यानी कि लेबर की भी जरूरत पड़ेगी, लेबर चाहिए आपको फिर लेबर लेने के बाद क्या, फैक्ट्री चाहिए आपको, फैक्ट्री चाहिए, फिर आपको क्या, मैन्युफैक्चरेशन भी चाहिए आपको,
मैन्युफैक्चर, बनाने वाला, वो ACTURE, मैन्युफैक्चर की आपको वो चाहिए। फिर आपको क्या करना है, ये सारा जो आपका मेंटेनेंस है इन सारी चीजों के लिए आपको वो सब कहाँ है, सेकंड स्टेप में करना है। आपको इसके लिए भी क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है। बात समझ में आ रहे हो? आपको तकनीकी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, यानी कि आपको क्या चाहिए यहाँ पे, टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे आपको, प्रौद्योगिकी की। कौशल मतलब आपका लेबर हो गया, और आपको नियोजन संस्थागत के हिसाब से करना होगा। तीसरे पॉइंट में बच्चे आप क्या करेंगे, संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजनाओं का समन्वय स्थापन करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ भाई, जो आपने ये विकास योजनाएं लगाई हैं जिसमें आपको ये सारी चीजें चाहिए, भाई आपने जो यहाँ पे मटेरियल खोज लिया है उसके लिए आपने जो ये योजनाएं, विकास योजनाएं ली हैं कि भाई हमें लेबर भी चाहिए, हमें फैक्ट्री भी चाहिए, हमें फिर टेक्नोलॉजी भी चाहिए, इन सारी चीज़ों को आपने जब मैनेज कर लिया, इसके बाद आप क्या करेंगे कि जो सरकार आपको कहती है कि हाँ भाई हमने आपके लिए योजनाएं लगाई हैं, उन योजनाओं के बीच में और जो आपने ये विकास योजनाएं चलाई हैं इनके बीच में आपको क्या करना है, दोनों के बीच का रास्ता बना के आपको समन्वय स्थापित करना है, अंडरस्टैंडिंग स्थापित करनी है, ताकि दोनों को ही प्रॉपर बेनिफिट मिल सके। समन्वय स्थापित करना है आपको। यहाँ तक बच्चे कोई डाउट? और ये क्यों करते हैं हम ऐसा, ताकि क्या है, बिना किसी लड़ाई झगड़े के अपना काम चलता रहे। तो बच्चे हमने क्या देखा, जो पहला संसाधन नियोजन की बात की गई थी ना, वो कब की गई थी बच्चे, अपने देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना में की गई थी। और ऐसा क्यों हुआ था, जब हम भारतीय 1947 में अंग्रेजों से आजाद हुए थे, ठीक है बच्चे, आजाद हुए थे, तब अंग्रेजों ने हमें इस हालत में छोड़ा था कि अपने देश में गरीबी का स्तर बहुत अच्छे लेवल पे था। समझ रहे हो बात को, मतलब हद से ज्यादा गरीबी हो गई थी हमारे देश में। तो उस समय पे देश को गरीबी से उभारने के लिए 5 वर्ष की एक कार्य प्रणाली को लागू किया गया था, योजना बनाई गई थी, जिसे हम बोलते हैं पंचवर्षीय वो योजना बोलते हैं। यानी कि 5 साल के लिए आपने क्या किया, अपनी एक कार्यशैली का निर्धारण किया कि हमें इन 5 सालों में अपने संसाधन नियोजन को संभालना है और संसाधन नियोजन में भारत को स्वाधीन बनाना है, कि हम मैच्योर हैं, इस लेवल पे पहुंचाना है। अब देखते हैं बच्चे क्या, कि किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। ये तो बात बिल्कुल सही बोली है इसने, कि अगर आपको विकास करना है तो आपके पास संसाधन होने चाहिए, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तन के अभाव के मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं होता। ये बात भी ठीक है भाई, आपको मान लो टेक्निक्स पता है और आपके पास संसाधन है, सिर्फ इन दोनों चीजों के बलबूते पे ही आपके देश का विकास नहीं होएगा, उसमें और भी चीजें इंपॉर्टेंट है। जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं, इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश में है जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित है। मतलब इसी की बात बता रहे हैं कि आपके पास ये दोनों चीजें पर फिर भी आप पिछड़ सकते हो, पर अगर आपके पास ये दोनों चीजें नहीं भी हैं, कई बार ऐसा देखने को मिला है कि तब भी आप क्या है, रेस में आगे निकल जाते हो विकास की। इसके पीछे की रीजन क्या है, उपनिवेश का इतिहास, इसके पीछे का वो देखते हैं पहले। अब हम क्या क्या रीजन है, उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। मैंने आपको उपनिवेश का मतलब समझाया था लास्ट वीडियोस में, एक बार फिर से समझा देती हूँ कि जैसे अब ये यूरोप, हमने ये मैप के जरिए पढ़ा था ना पिछली बार, क्या किया था, यूरोप में इंग्लैंड यहाँ पे है, द्वीपीय देश है ना, इंग्लैंड ने क्या किया, इतनी दूर भारत पर आकर, यहाँ जो कि एक एशियाई देश है, यहाँ पर भारत पर आकर अपना शासन स्थापित किया। ये जो इन्होंने भारत में आके अपना शासन स्थापित किया और यहाँ पे आके रहने बसने लग गए और यहाँ के लोगों पे शासन करने लग गए, तो ये इंग्लैंड के लिए क्या हो गया, एक उपनिवेश हो गया था अपना भारत। मतलब ये मेन कंट्री हो गई और इसका अल्टरनेटिव, इसका विपरीत, इसके अलावा कौन हो गया, भारत हो गया। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, उपनिवेश बोलते हैं। जब कोई एक देश दूसरे देश पे अपना अधिकार जमा ले, उसको, वह उस देश का क्या हो जाएगा, उपनिवेश हो जाएगा।
आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो ये आपका घर है, ये आपका घर है, आपने अपना घर, ये तो है ही आपका घर, आपने दिल्ली में भी अपना घर बना लिया और वहां पे आप क्या करने लगे, रहने लगे और अपना शासन करने लगे। अब क्या हुआ, जो ये तो था आपका मेन घर हो गया, और जो दिल्ली में आपने बनाया है ना, जहाँ पे आप यहीं से बैठ के शासन संभाल रहे हो, मान लो आपने रेंट पे दे दी अपनी बिल्डिंग लोगों को वहां पे कि किराए पे रहो, तो आपने यहीं पे बैठे बैठे वहां की मैनेजमेंट संभाल ली ना, कि हाँ भाई जो किराया भाड़ा आएगा वहां से इकट्ठा करके सारा आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, उपनिवेश। एक कॉमन भाषा में समझा रही हूँ मैं, होता ये देशों के बीच है, पर मैंने आपको घर के हिसाब से समझा दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो कुछ। उपनिवेश समझ में आ गया? तो मतलब कोई भी देश दूसरे देश को इसीलिए जाके आक्रमण करता था या उस पर राज करने की कोशिश करता था क्योंकि वहां पे उसे बेहतर विकल्प दिखते थे कमाई के। फिर क्या हुआ, देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी तकनीक के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ठीक बात है। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहां उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। कब हमारे काम आएगा, कब कोई भी संसाधन हमारे लिए विकास की वजह बनेगा, जब हम उनका ढंग से इस्तेमाल कर पाएं। समझ में आ रही है बात? विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहां उपयुक्त तकनीक विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं, चेंजेस किए जाएं नए जमाने के हिसाब से। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत में इन सब का अनुभव किया है। मैंने बताया इंग्लैंड के उपनिवेश थे हम। अतः भारत में विकास मान्यता तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का योगदान भी रहा। फिर बच्चे हम देखते हैं संसाधनों का संरक्षण कैसे करते हैं। अब हमने नियोजन पढ़ लिया, नियोजन पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, संरक्षण, कैसे उनको इकट्ठा करना है, उनको सुरक्षित रखना है। अब संरक्षण में देखें तो संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। यही बात कह रहे हैं कि मान लो आपके पास कुछ अमाउंट में संसाधन है, अगर आप उनको ऐसे ही बर्बाद करते रहोगे इस्तेमाल कर करके और उनको संभालोगे नहीं, अति आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल करोगे, तो वो क्या होंगे, एक दिन खत्म हो जाएंगे और हमारा एनवायरनमेंट तो इफेक्ट होगा ही इस बात से, पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचेगा ही। मैं इसका एग्जाम्पल हमेशा ही एक देती हूँ, नहाने के लिए हमारे नहाने के लिए 1 से 2 बाल्टी पानी बहुत रहता है, पर जब हमारा मन लग जाता है ना तो हम 4-5 बाल्टी में भी नहा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, पानी की कमी नहीं है। पर उनको भी तो सोच के देखो ना, जो बेचारे पानी लेने के लिए 20-20 30-30 किलोमीटर पैदल जाके घड़ों में पानी भर के लेके आते हैं, है ना, पानी की कीमत उनसे पूछ के देखते हैं। मैं हमेशा इस एग्जाम्पल को बेस्ट मानती हूँ, क्योंकि हमारे पास पानी संसाधन के रूप में इतनी मात्रा में है कि हम उसका अधिक इस्तेमाल कर पाते हैं, पर जिनके पास नहीं है वो बेचारे बूंद बूंद के लिए भी तरसते हैं। इसलिए संसाधनों को हमेशा क्या है, ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छा हमारे पास है तो हम बेवजह भी इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं, उसको अच्छे से इस्तेमाल करो ताकि ज्यादा लंबे समय तक हम उसका फायदा उठा सके। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है, मतलब उनका बचाव, उनके लिए कार्य करना जरूरी है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा। उदाहरण, गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त किया: हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए तो काफी है, पर पेटी भरने के लिए नहीं है। समझ में आ गई ना बात, कि भाई अपना खाने के लिए तो बहुत है हमारे पास, पर भाई तुम ये सोचो हम अपने घरों में ही इकट्ठा कर करके रख लेंगे, उसके लिए नहीं है। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन हासिल के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। गांधी जी के विचार रखे हुए हैं बच्चे यहाँ पे,
कि हमें किसी भी चीज का रख रखाव, बचाव, संभाल के रखने की क्यों जरूरत है, क्योंकि उससे क्या हो, हम लंबे समय तक उस चीज का फायदा उठा सके। दूरदृष्टि थी उनके पास, इसीलिए वो इतना लंबा सोच के ये बात कहते थे कि भाई ज्यादा मत किसी भी चीज को मतलब यूज में लेके आओ बेवजह, पर ज्यादा जनसंख्या को इस्तेमाल करो, जन समुदाय को उत्पादन का पक्षधर में रखो कि भाई लोगों के पास काम रहे, नहीं तो बेरोजगारी फैल जाएगी। लोगों को काम दो पर संसाधनों का ढंग से इस्तेमाल करो। फिर बच्चे ये देख लेते हैं क्या है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। ये आपसे बच्चे इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिख लो अपनी बुक के अंदर ही, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपसे यही पूछ लेगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत कब हुई, 1968 में हुई, एक क्वेश्चन तो ये, और कहाँ पर हुई, क्लब ऑफ रोम ने की, सेकंड क्वेश्चन ये हो जाएगा। 1968 में क्लब ऑफ रोम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत की थी। उसके बाद 1974 में सुमेशर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में, छोटा ही सुंदर, स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की थी। और 1987 में ब्रुंडलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूल आधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जनेरो ब्राजील 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया था। कुछ नहीं बच्चे, ये कुछ नाम बताए हुए हैं, आपको ये याद रखने हैं। सबका मेन मकसद क्या था कि अपने संसाधनों को ढंग से इस्तेमाल करो, बस ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। फिर बच्चे नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, भू संसाधन, पृथ्वी में संसाधन। ठीक है बच्चे, उसके बारे में बात करते हैं। हमारी जो पृथ्वी है बच्चे, हमें देखो पता है क्या, कुछ क्षेत्र पे मैदान है, कुछ क्षेत्र पे पर्वत है और कुछ क्षेत्र पे पठार है। तो हमें यही देखना है जो खाली प्लेन एरिया है वो कितने परसेंट है, 43% है। जहाँ पे पर्वत है वो क्षेत्र कितना है बच्चे, 30% है। और जहाँ पे पठार है वो क्षेत्र कितना होता है बच्चे, 27% है। ये हमारी पृथ्वी का एक परसेंटेज के हिसाब से एरिया विभाजित किया हुआ है कि कितने क्षेत्र पे कितने पर्वत, मैदान और पठार में भूमि बटी हुई है। समझ में आई बात। अब हम इसे पढ़ते हैं। हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसीलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। कि मतलब हमें हमारी जो पृथ्वी पे धरती मिली है ना, उसका भी हमें क्या है, ढंग से इस्तेमाल करना है, क्योंकि सारी चीजें हमें धरती से ही तो मिलती हैं एक तरह से देखें तो। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाजनक है। बच्चे ये जो मैदान वाला एरिया है ना, यहाँ पे क्या किया जा सकता है, ढंग से खेती की जा सकती है। फिर जो कृषि और उद्योग के लिए अच्छा है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पे विस्तृत है। हमने देखा यहाँ पे ये जो रेड वाला पार्ट है ये सब क्या है, पर्वत को शो कर रहा है, जो कि कितना परसेंट है, 30% है। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल स्थितियां बनाते हैं और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। पठारी है, इस क्षेत्र में खनिज है, जीवाश्म ईंधन है और वनों का अपार संचय कोष है। देखो बच्चे, मैदान है, यहाँ पे हम खेती बाड़ी कर सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं और कोई और धंधा शुरू कर सकते हैं। फिर क्या है, 30% पर्वत है, यहाँ पे क्या है, नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, पहाड़ हैं, अच्छा मौसम रहता है। तो ये सारा क्या है, पर्यटन के लिए, मतलब हमारा घूमने जाने का मन करता है, ये उस चीज के लिए अच्छा है। और जो 27% पार्ट है जो पठार है, यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ पे खनिज है, जीवाश्म है। ठीक है बच्चे,
जीवाश्म ईंधन है, वन है, सब कुछ है मतलब यहाँ पे भी। तो ये 27% हिस्सा भी क्या है, काफी इस्तेमाल करने वाला है। अब हम देखते हैं बच्चे भू उपयोग कैसे करेंगे हम। भू संसाधन तो देख लिया हमने, पर्वत, पठार, नदियां, मैदान, ये देखकर अब हम बात करते हैं कि इनका उपयोग कैसे करेंगे। बच्चे ये देखो डायग्राम दिखा रखे हैं आपको, ये आपको 1960-61 का दिखाया हुआ है और ये आपको 2002-03 का दिखाया हुआ है। तो इसमें देखो वन का जो क्षेत्र है कितना है, सिर्फ 18% है। यहाँ आपको ये पाई चार्ट देखना आना चाहिए, इससे आपको आइडिया मिलता है कि पूरे 100, मान लो कोई भी चीज 100% है तो उसका कितना कितना हिस्सा कितने कितने उसमें विभाजित है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे देखते हैं क्या कि 1960-61 में कैसा था धरती पे चीजों का विभाजन। देखो बच्चे ये जो 18% है ये क्या है, हमारे पास वन थे तब। जो ये हमारे पास येलो पार्ट है और जो 12% है ये तब हमारे पास क्या थे, बंजर भूमि, बंजर तथा जो कृषि में काम ना आ सके वैसी भूमि थी। जो फिर हमारे पास बच्चे 4% हल्का सा रेड कलर का दिख रहा है, 4 से 5%, ये हमारे पास क्या था, गैर कृषि परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र, मतलब यहाँ पे कृषि को छोड़ के बाकी और कोई काम किया जा सकता था। फिर बच्चे हमारे पास 4.71% है जो ये सी ग्रीन से कलर का है, ग्रीन से कलर है, यहाँ पे क्या था, ये चारागाहों के लिए यूज होने वाली भूमि थी, मतलब इतना % हिस्सा जहाँ पे मवेशियों को चराया जाता था। और फिर बच्चे जो हमारे पास ये बड़ा सा और पर्पल कलर का सेक्शन दिख रहा है 45.26%, ये जो था बच्चे ये किस लिए था, ये विविध वृक्षों और उनसे जो फल फसलें आदि आता था, ये सब क्या है, ये वो वाला पार्ट है। तो बच्चे ये जो ऑरेंज सा कलर दिखाया हुआ ये क्या था, कृषि योग्य भूमि थी ये, मतलब 6%, 6.5% के आसपास भूमि किसके काबिल थी, खेती के काबिल थी। और जो ये ब्लू कलर दिख रहा है ये क्या था, परती भूमि, परती भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन परती थी ये। और जो ये है ये क्या है, वर्तमान में परत भूमि है। और ये क्या है, शुद्ध एवं निवल बोया गया क्षेत्र है। यहाँ तक कोई डाउट है बच्चे? अब हम देखते हैं 2002-03 में इन का ही क्या रूप है। देखो जो चीज हमारे पास 18% थी ना 1960-61 में, वो बढ़कर कितनी हो गई, 22 से 57% हो गई, यानी कि वनों का एरिया बढ़ गया। ठीक है, जो चीज हमारे पास ये कृषि